रहनुमाई तो तमाम दिखते हैं, चल चल कर रात दिन समाज को जगाती है बहना, चल चल कर रात दिन समाज को जगाती है बहना। बहना को देखा काम तो जैसे कांसी राम दिखते हैं, जैसे कांसी राम दिखते हैं। मैं चाहूंगा बहन जी से कि आप चलो भैया बैठ गए भैया। बहन जी बैठ जाइए, इतनी देर से आपके बीच में यही सुन रही थी कि बहन जी को सुने आ रहे हैं, जल्दी चल के बोला, जल्दी चल के बोला तो अब आ गए भैया। को नमन करती हूँ, मोदी सर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ। और मंच पे उपस्थित हमारे सभी अतिथि और सामने बैठे हमारे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। लड़का बहुत डिस्टर्ब करी आज ए भैया सम्मेलन में इस पचपेटा की धरती पे हम सब लोग भैया हेलो इकट्ठा हुए, कैमरा करना आपको पीछे होके करिए। कुछ खास वजह है, ऐसे नहीं है सम्मेलन रखा गया क्योंकि कोई चुनाव नहीं, न चुनाव चल रहा है, न कोई ऐसा चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सम्मेलन किया गया और आप सारे लोग इतनी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिस उद्देश्य से ये बहुजन शक्ति सम्मेलन इस बलरामपुर पचपेड़ा की धरती पे आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य को हम सबको जानना चाहिए। कुछ उद्देश्य लेकर के हम लोग यहाँ पर आए। बहन जी आप इतना देर से धूप में बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को भी आप गोदी में लेकर के इतनी देर से इंतजार कर रही हैं। जो मेरा वो एक जो उद्देश्य लेकर के हम सब आप सबको यहाँ बुलाए हैं, हम सब लोग एक दूसरे के रूबरू हुए हैं, आपके सामने हैं, वो उद्देश्य को मैं एक लाइन में बोलूंगी कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए, उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। बहन जी ऐसा होता है ना कई बार घरों में कि दीपक तमाम जलता रहता है, डिबरी जलती थी ना पहले, अभी तो आ गई चाइनीज वाली लाइट, लेकिन डिबरी जलती थी ना, कुछ डिबरी तो तुरंत बुझ जाती थी, लेकिन कुछ डिबरी ऐसी होती थी जिसको दिया बाती बोलते हैं, कुछ दिया बाती ऐसी होती थी कि तमाम हवा का झोंका आता था लेकिन फिर भी वो नहीं बुझती थी। उसको हम लोग बहुत संभाल कर रखते थे कि खाना बनाते समय ये वाली डिब्बी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जल्दी बुझती नहीं है, क्योंकि उस डिब्बी को हवाओं का खौफ नहीं होता। ऐसे ही हमारे इस बहुजन सम्मेलन में जो आप सब लोग यहाँ पर आए हो, इस बहुजन शक्ति का जो हिस्सा है, ये हिस्सा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हिस्सा हमारे महापुरुषों का बनाया हुआ, और इन महापुरुषों में जिसका सबसे बड़ा योगदान था बनाने का हमारे साहब कांची राम ने इस पूरे बहुजन समाज को बनाया। इस एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके, कांची राम ने एक एक तिनका जोड़ करके, एक एक टुकड़ा जोड़ करके जिस बहुजन समाज को बनाया, जिस बहुजन समाज को मजबूती से खड़ा किया, आज वो बहुजन समाज बिखराव के कगार पे, हताश है, निराश है, अंधकार में डूब रहा है। जगह जगह लोग चिल्ला रहे हैं संविधान को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। ऐसा लग रहा है कि संविधान भी खत्म हो जाएगा। कोई आ रहा है राजनीतिक पार्टी बना रहा है, राजनीति में चुनाव में 1 सीट 2 सीट तमाम चीजें हो रही है, चुनाव बीत जा रहा है, 5-5 किलो राशन बढ़ रहा है, चुनाव का जो नतीजा आ रहा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। और ऐसा नतीजा जब आता है तो मन में निराशा का दौर चलना बहुत स्वाभाविक है, बहुत लाजमी है। तो जो निराशा का दौर हमारे दिल में आ गया है, उस अंधकार में जो डूब रहा है हमारा समाज, निराशा के दौर में जो डूब रहा है, उस समाज को तथागत बुद्ध के आदर्शों से और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है, हमारे बहुजन समाज में जो तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें राह दिखाई, और उससे हम सबको ये जिम्मेदारी दी कि अपने अपने हिस्से की मशाल जलाया जाए। जो हमने कहा ना कि जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, यहाँ उपस्थित मैं ये मान के चलती हूँ कि जितने लोग यहाँ इतनी धूप में इतनी देर तक बैठे हो, आप उसी मशाल का, आप उसी चिराग का हिस्सा हो
नहीं। तो कम से कम जिसे हवाओं का खौफ नहीं, उनको कम से कम बुझने से बचाया जाए, उनको निराशा के दौर से बाहर निकाला जाए, उनको अपने महापुरुषों की बात बताया जाए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया था बहन जी, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। एक समय ऐसा भी था ना, हम लोग को सीधे खाना खाने के लिए नहीं मिलता था। एक समय ऐसा भी था कि हमको अच्छा कपड़ा नहीं पहनने को मिलता था। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है, रुपया पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, जरा सा एकदम कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी थी। आज उस जिंदगी से यहाँ तक पहुँचे हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत। तो उन संघर्षों को अगर हम जिंदा रखेंगे तो हमेशा हमको कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी हताश हो, निराश हो, तो अपने उन महापुरुषों की विचारधारा को हमें जानना है और उसी को जगाने के लिए, उसी अलग को जगाने के लिए आप लोगों को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि साहब कांशीराम की जो धरोहर थी, यह धरोहर बहुजन समाज के रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साहब कांशीराम अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमारे जो बहुजन समाज का SC ST OBC शेड्यूल कास्ट यानी धोबी, पासी, चमार, लाल, ये सब, और उसके साथ पिछड़ा समाज जो हमारे अहीर, लोहार, कहार, कुर्मी, ये सारा जो हमारा पिछड़ा समाज, और इसके साथ में जो हमारा आदिवासी समाज और हमारे मुसलमान और अल्पसंख्यक भाई, इन सबको मिला करके साहब कांशीराम ने जिस बहुजन समाज को इकट्ठा किया था, उस जातियों में बिखरा हुआ समाज को एक धागे में पिरोया था, मोती में पिरोया था। उस समाज में आज एक बढ़िया सी जो माला तैयार की थी, उसमें कहीं सेंध लग गई, और वो सेंध ऐसी लगी कि एक दूसरे से ऊंची नीची में करने में हम एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो माला में पिरोए हुए मोती थे वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को हमारे खिलाफ लड़ाया जा रहा है, हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। इस तरीके से बहुजन समाज की जो माला थी वो कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है। वो ना तोड़ी जाए, उसको वापस माले में कैसे पिरोया जाए, इसी को दिमाग में रख करके ये बहुजन शक्ति महासम्मेलन का, इस माला में जो साहब कांशीराम ने मोती के रूप में आपको और हमको पिरोया था, वो चाहे अज्ञानतावश या किसी की चालाकी की वजह से हम सबको एक दूसरे के खिलाफ जो खड़ा कर दिया गया है, उसको हमें अलग कर दिया गया है, उसे हमें वापस समेटने का प्रयास के तहत आप सबको हम यहाँ पर जो है बुलाने का प्रयास किए हैं इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन के द्वारा। और ये जो माला रूपी बहुजन समाज यहाँ पर उपस्थित है, आपके बिना कभी ना बहुजन शक्ति बन सकती, ना बहुजन समाज बन सकता। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबको कि साहब कांशीराम ने जो मिशन मूवमेंट तैयार किया था, उस माला को जो तैयार किया था, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी भाई को एक सूत्र में पिरोया था, आप सब यहाँ पर पहुँच करके मुझे साहब कांशीराम की याद दिला रहे हो। क्योंकि ये जो अम्बेडकरवाद रूपी धागा है, यहाँ पे जितने लोगों ने भी बोला, उन सब में एक बात जो कॉमन थी वो थी बाबा साहब। उस अम्बेडकरवाद रूपी धागे में वापस हम सबको एक माला रूपी पिरोना है, जिससे ये बहुजन शक्ति एक बड़ा बहुजन समाज बना सके, अपनी शक्ति का फिर से एहसास कर सके। और इसी के साथ साथ जब इधर उधर देखते हैं हम, तो आज राजनीति इतनी विकृत रूप ले चुकी है कि ये पूरा समाज, एक भाई हमारे बोल रहे थे कि हम, जयगाम हैदर भाई हमारे फेसबुक फ्रेंड है, वो इतनी कम उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने कितनी सटीक बात बोली कि समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज ही नहीं। वो बहुत छोटी उम्र है, वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटेंस जब इतने युवा बच्चे ने जब बोला तो मुझे लगा कि ये सही मायने में साहब कांशीराम के मिशन को इन्होंने समझा। एक यंग बच्चा ये बोल रहा है कि समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं। और हम सारे लोग एकदम उल्टा कर दिए हैं, अपने आप को पूरी तरीके से राजनीति पे इतना निर्भर कर दिए हैं कि उसका नतीजा ये हो रहा है कि राजनीति सब कुछ है बहन जी, कहीं कोई समाज की बात नहीं करता, हर जगह केवल और केवल राजनीति की ही बात करते जा रहे हैं। सारे लोग समाज में समाज की बात नहीं करना चाहते, सब कोई राजनीति की बात करना चाह रहा है। और ये राजनीति धीरे धीरे हम पे इतनी हावी हो गई है कि हम राजनीतिक पार्टियों के चमचे बन के रह गए। राजनीतिक पार्टियां हमको मजदूर बना करके कर दिया, हर चुनाव से पहले गाड़ियां लगा देती है, भर भर के जाते हो, 200 रुपए 500 रुपए मिलता है, खाने के लिए मिलता है, मजदूरी कर रहे हो सब। राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इतनी निर्भरता हमारे समाज ने
समाजवादी पार्टी का, चुनाव है तो बहुजन समाज पार्टी का, और उसके अलावा जो अलग अलग जातियों के छोटे छोटे अपना दल है तो कुर्मियों का है, वो कुशवाहा का है तो वो उधर का है। इस तरीके से जातियों में बटे हुए और जातियों की अपनी अपनी पार्टियां बनी हुई कि अपना वजूद तुम खो गए, अपना वजूद आप हम भूल गए कि समाज मजबूत रहेगा तभी हमारी राजनीति चल सकती है। राजनीति से समाज किसी भी सूरत में चल नहीं सकता। इसलिए मेरे साथियों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजनीति बुरी चीज है। मैं थोड़ा पॉइंट पे आने से पहले ये सारा पूरा बैकग्राउंड, पूरी भूमिका बहन जी आप लोगों को भी बता रही हूँ कि राजनीति बुरी चीज नहीं है, राजनीति करना चाहिए। जो लोग को राजनीति करनी है वो बेशक राजनीति करें, लेकिन अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं, इसीलिए बुरे लोग राजनीति में हमारे ऊपर शासन सत्ता में काबिज हो जाते हैं। और इसीलिए जो गड़बड़ चीज है वो शक्ति और राजनीति के बीच का संतुलन, शक्ति और समाज के बीच का जो संतुलन है वो गड़बड़ हो जाता है। और इसी वजह से हम पार्टियां जो होती है अपना निर्णय हम पे थोपने लगती है और जाने अनजाने में पार्टियों के उन निर्णयों को मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। और यही वजह है हम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर जो इतना निर्भर हो गए हैं कि हमारी सामाजिक जो इच्छाएं हैं, हमारी सामाजिक जो आकांक्षाएं हैं, उनको किनारा करते हुए सिर्फ सत्ता के लालच में ये तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरीके का बेमेल गठबंधन करती है। उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में बहुजन समाज सिर्फ वोटर बन के रह जाता है। और फिर जब चुनाव का परिणाम आता है तो वो हताश होता है, निराश होता है। जैसे हम लोग आज थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमको फिर चुनाव आएगा, सिर्फ हमें वोट डालना है, वोटर बन करके हम रह जाएंगे। ऐसे में हमारी जो जिम्मेदारी है वो सामाजिक प्रतिनिधित्व की है। सत्ता से दूर है हम, लेकिन अगर सामाजिक प्रतिनिधित्व, हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व है, अगर उसको सुनिश्चित करने में हम सफल होते हैं, वो काम सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही हो सकता है। अगर समाज मजबूत हम करेंगे तभी अपना सामाजिक प्रतिनिधित्व किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा हम मजबूती से रख सकते हैं। और इसके अलावा सत्ता प्राप्ति के लिए बिना समाज को मजबूत किए हुए हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरी विनती है कि ये राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता। कुर्सी में किस तरह कुर्सी मेरी कैसे बची रहे, मैं सत्ता में कैसे काबिज हूँ, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों का कोई उद्देश्य नहीं होता। समाज को मजबूत करने का, समाज के प्रतिनिधित्व की जो मैं बात कर रही थी, समाज के प्रतिनिधित्व का जो काम है वो केवल और केवल सामाजिक संगठनों के माध्यम से ही किया जा सकता है। क्योंकि अगर समाज को मजबूत किए बिना अगर हम विधायक बना लें, सांसद बना लें, तो भी उसका कोई फायदा समाज को नहीं मिल पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, वो केवल अपने बेनिफिट के लिए बनेगा, अपने ही लाभ के लिए बनेगा। आज आपके बीएसपी के, अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो बीएसपी के कुछ एक सांसद है, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो कुछ एक विधायक है। ऐसी तमाम पार्टियां जो छोटी मोटी और पार्टियां हैं, ये तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के एमपी एमएलए हैं। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इन सांसदों या इन विधायकों के होने से क्या समाज को कुछ लाभ हो रहा है? इक्का दुक्का कुछ लोगों का काम अगर हो जाए, किसी का एडमिशन या किसी का फोन कराना या कुछ इस तरीके का छोटा मोटा काम के अलावा, क्या इन एमपी एमएलए का हमारे ऊपर कोई बहन जी क्या कोई फायदा हो रहा है? ये जो बन के गए हैं सांसद विधायक जिनको हमने चुन के भेजा है, कोई इनका कोई हम पे कोई जो है कोई दायित्व बन रहा है? वो सिर्फ ये वजह है कि ये लोग हम पे निर्भर नहीं है, यानी ये विचारधारा से लैस नहीं है, ये समाज के बीच से निकल करके नहीं गए, ये पैराशूट लेकर के समाज के बीच में से उतरते हैं। पैसे रुपये के ऊपर इनका पूरा वोट चलता है, राजनीति चलती है, इनका कोई दायित्व समाज के प्रति नहीं रहता है। और यही वजह है कि ये एमपी एमएलए बन भी जाए तो भी इनका समाज के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं बनती कि मुझे समाज का कोई काम करना है। लेकिन जब साहब कांची राम थे बहन जी, जब अभी कुछ दिन पहले जो हमको छोड़ के चले गए, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव जी थे, जब ऐसे महापुरुष हमारे समाज में थे, तब चाहे कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था बहन जी, या कोई भी एमपी एमएलए बनता था, जैसे हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी या नेताजी स्वयं मुख्यमंत्री बनते थे, तो समाज का एक एक
आदमी ये महसूस करता था कि मैं मुख्यमंत्री बहन जी, हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी, हम सब महसूस करते थे। ताली मत बजाइएगा, मेरी बात को थोड़ा सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जो बात कह रही हूँ, मुझे इतना बड़ा काम फंसने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हो गई है। हम पूरा जिंदगी बहुजन समाज के नाम करने के बाद में हम आपको यहाँ पर बुलाए हैं। अपना सब घर परिवार त्यागने के बाद में हम इतना बड़ा बीड़ा उठाए हैं भैया। इसलिए मैं नेता नहीं, वोट नहीं मांग रही हूँ। मेरी बात को सोचने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनती थी तो गाँव देहात में भी बैठी एक औरत कहती थी, बड़े धड़ल्ले से खेत में काम करती हुई कोई गाली दे देता था तो यही कहते थे, देख ले हमारी बहन जी मुख्यमंत्री है, देख ले। शासन सत्ता में नहीं भी होती थी तब भी औरत ऐसे ऊंचा करके बोलती थी, गर्दन काट ले, अगली बार हमारी सरकार बनेगा। ये मजबूती थी शासन सत्ता की, क्योंकि वो शासन सत्ता विचारधारा पे आधारित थी। समाज के बीच से निकल के लोग जा रहे थे। साहब कांशीराम ने हमको यही समझाया कि विचारधारा के आधार पे वैचारिक रूप से अगर समाज मजबूत होगा तो इसका MP MLA अगर बनेगा तो ही जाके वो समाज को मजबूती दे पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण साहब कांशीराम ने खुद को पेश किया। बहुत बड़ी नौकरी करते थे बहन जी साहब कांशीराम, बड़ी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिए। इस्तीफा लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं, माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा, माँ मैं अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखूंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज मेरा घर परिवार मेरा सब कुछ है। ये 5 बातें लिख करके साहब कांशीराम अपनी माँ को चिट्ठी पोस्ट करते हैं। तो बहन जी सोचिए, एक नौजवान 30-32 साल का लड़का जिसकी माँ ने सपना संजोया होगा कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, मेरे बेटे की मैं शादी करूंगा, वो बेटा इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के नाम पे कर दूंगा। माँ भागी भागी पंजाब से आती है, साहब कांशीराम पूना में रह रहे होते हैं। माँ भागी भागी आती है, 2.5 महीना साहब कांशीराम के साथ में उनकी माँ रहती है, लेकिन एक भी दिन साहब की माँ से साहब कांशीराम अपनी माँ से एक भी दिन बात नहीं करते। एक दिन माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो साहब की माँ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो कहती है, बेटा मैं 2.5 महीना से तेरे साथ हूँ, 2.5 महीना से तेरे पास हूँ और तेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि तू 10 मिनट अपनी माँ से बैठ के बात कर सके। तू इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन पढ़ता रहता है कि तुझे अपनी माँ की भी चिंता नहीं। साहब कांशीराम अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं जो ये रात दिन किताबें पढ़ता रहता हूँ, ये किताबें कोई साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे साहब कांशीराम मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं। और इन किताबों में बाबा साहब मेरे लिए सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं इस किताबों से उस सत्ता की चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, तू टाइम बर्बाद मत कर, मैं घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोती रोती वापस पंजाब चली जाती है और यहाँ साहब कांशीराम 4 साल तक लगातार साइकिल पैदल घूमते हैं। और उनके एक साथी होते हैं, उनका नाम आमटे करके होता है। एक आमटे जी थे साथ में साहब के, आमटे नौकरी करते थे, साहब ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। दोनों साथी पूना में एक कमरा किराए पे लेकर के रहते थे। साहब रोज पूना ट्रेन पकड़ करके जाते थे, मीटिंग लेते थे और फिर वापस आते थे। ये समय चलता रहा और जब मीटिंग से लौटते थे तो आमटे जी उनको ट्रेन में साथ में मिलते थे। रोज आमटे जी से कहते थे, आमटे एक दिन देखना मैं बहुजन समाज को शासक कौन बनाते रहूंगा। आमटे देखना एक दिन मैं इस पिछड़े शोषित समाज को, जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसको मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। जब एक साधारण सा आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था तो आमटे जी ऐसे ऐसे उनकी ताकते थे, कहते थे, हाँ साहिब जो बात आप कह रहे हैं भगवान करे आपकी बातें सच हो। वो कहते थे, मैं भगवान को नहीं जानता कि भगवान की बातें कहीं सच होगी कि नहीं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, मुझे अपनी ताकत के ऊपर भरोसा है। मैं अपने समाज के लोगों को एकजुट करूंगा और एकजुट करके शासक कौम बना करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहने में साहब कांशीराम के जेब में एक दिन एक को पैसा नहीं होता। दोनों साथी जब पूना से साइकिल पे आते थे अपने कमरे तक तो रास्ते में एक जगह रुक करके चाय पीते थे। साहब कांशीराम और दोनों लोगों के जेब में उस दिन एक भी पैसा नहीं था।
चाय की दुकान निकल गई, न साहब की साइकिल रुकी, न आमटे की साइकिल रुकी। आमटे सोचते हैं कि साहब कांसीराम को लग रहा है आज मीट खाने का मन है। साहब को मीट बहुत पसंद था जो पास के एक होटल में मिलता था। जब वो मीट की दुकान बगल से निकलती है होटल, साहब आमटे की तरफ देखते हैं, आमटे साहब की तरफ देखते हैं, क्योंकि दोनों की जेब में पैसा नहीं होता, इसलिए दोनों लोगों की जब साइकिल नहीं रुकती है तब आमटे को लगता है कि आज लग रहा है साहब के पास भी पैसा नहीं है। दोनों साथी आते हैं, अपने कमरे पर पहुंचते हैं और घड़ा में से एक गिलास पानी पी करके चुपचाप सो जाते हैं। ऐसी जाने कितनी रातें साहब कांशीराम ने भूखों सोई होगी, भूखे बिताई होगी, तब आप और हम आज इतनी मजबूती से यहाँ पर रहते हुए। ये सर्दी का मौसम शुरू हो गया ना बहन जी, दिन छोटा होने लगा है, जाएंगे तो स्वेटर का साल सब लोग पहनते होते हैं। साहब को एक दिन ऐसा भी आया कि साहब की जेब में स्वेटर साल खरीदने भर के पैसा नहीं था, 5 रुपया था। एक दिन एक औरत मीटिंग के बाद कहती है साहब ठंडी शुरू हो गई है, कुछ साल स्वेटर ले लीजिए नहीं तो जला जाएंगे, तो मीटिंग कैसे लेंगे। साहब कहते हैं हाँ ठीक है ले लेंगे। तो साहब ऐसे ही पैदल जा रहे थे और देखते हैं एक दुकान पे बढ़िया बढ़िया साल स्वेटर कोट टंगा था। साहब देखने में लंबे चौड़े सुंदर से थे। दुकान में घुसते हैं, दुकानदार सोचता है कोई बड़ा आदमी आया है, साहब को अच्छा अच्छा कोट दिखाने लगता है। जेब में 5 रुपया, साहब दुकानदार से कहते हैं भैया ये कोट कितने का है। बोले अरे साहब, सोचता है कोई बड़ा आदमी होगा। बोले साहब ज्यादा का नहीं, खाली 2000 रुपये। जेब में 5 रुपया और 2000 रुपये का कोट। दुकानदार कहता है कि साहब 150 कम दे दीजिए, लेकिन आप पे अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए। साहब कहते हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं है। कहे कोई बात नहीं, 150 और कम दे दीजिएगा, थोड़ा ले लीजिए। साहब कहते हैं नहीं भैया हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है। दुकानदार कहता है अरे राजू कितना पैसा तुम्हारे पास है जो इतना बार बार कह रहे हैं कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है। साहब कहते हैं भैया मेरे पास केवल 5 रुपया है। दुकानदार नाराज हो जाता है, बोलता जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी तो क्या कर रहे हैं दुकान में घुसा, निकल जा मेरी दुकान से बाहर। साहब चुपचाप दुकान से बाहर चले जाते हैं और जाते जाते दुकानदार से कहते हैं भैया हम चले तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बता दो, ये वाला इसको किनारे कर दो, मुझे इतना बता दो कि 5 रुपया में मुझे कोट कहाँ मिल पाएगा। दुकानदार कहता है 5 रुपया में कोट चाहिए तो चला जा मुर्दा घाट पे तुझे कोट मिल जाएगा। और साहब कांशीराम सही में चुपचाप मुर्दा घाट चले जाते हैं और वहाँ मुर्दा लोगों का कपड़ा वपड़ा पहिया के रखा रहता है ना मुर्दा घाट, उसी में से एक कोट उठाते हैं साहब कांशीराम पहन लेते हैं। दुकानदार से कहते हैं भैया कितना पैसा का है। दुकानदार कहता है अरे साहब सोचता बड़ा आदमी होगा, मुर्दा आदमी का कहे कपड़ा पहनना। कहे साहब ये आपके लिए नहीं है, ये मुर्दा आदमी का कपड़ा है। कहते हैं साहब मुझे फिटिंग हो गया, मुझे बता दो कितना पैसा देना है। कहता अरे साहब कुछ देना। साहब जेब में से 5 रुपया निकाल के दे देते हैं और देखिए 5 रुपए में मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी का कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति ने आपको और हमको सूट बूट कोट पैंट टाई लगाने का अधिकार दे